Hello students, I am going to start the video lecture series and my YouTube channel name is JP the Chemist. I am currently working at Hayat Girls College, the Best Academy, Hyderabad, the Spark Institute, Kasmabad, and I'm hoping that you all will follow and subscribe my YouTube channel. So let's start with the chemistry. I am having first lecture today, केमिस्ट्री इंटर बायोकेमिस्ट्री चैप्टर मैंने चुना है सिर्फ इस वजह से क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो चैप्टर्स जो थे इंटर के वो कंप्लीट थे। कुछ चैप्टर जो रह गए थे उसी सिलसिले में पहला चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ और ये है इंटर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 द बायोकेमिस्ट्री। सब जानते हैं कि बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दी चेंजेस। सो बायोकेमिस्ट्री का सिंपल मतलब रहेगा केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। हालांकि बायोकेमिस्ट्री एक वास्ट एक फील्ड है केमिस्ट्री की, लेकिन एज पर योर सिलेबस, अगर हम आपके सिलेबस इंटर क्लास के सिलेबस की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल से मतलब हमारे बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, जैसे कि लिपिड्स, फिर उसके फर्दर टाइप्स, एंजाइम्स। And biochemistry also deals with the chemical processes within and related to the living organism by virtue of that biomolecules are interconverted। मतलब कि हम बायोकेमिस्ट्री में ये भी स्टडी करते हैं कि ऐसे कौन से केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं या उससे रिलेटेड हैं, जिसकी वजह से बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो विद इन द लिविंग सेल एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते हैं ताकि लाइफ को सस्टेन किया जाए। तो इन सिंपल हम बायोकेमिस्ट्री को लेते हैं एज ए केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं जो पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है इसको हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। एक अर्ली एक जो कि क्लासिकल डेफिनेशन है, एक पुरानी डेफिनेशन है, ठीक है, और फिर हम मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ भी आएंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी classical definition regarding to the carbohydrate. Earlier, carbohydrates were defined as the hydrates of carbon। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को जो नाम दिया गया था वो दिया ही सिर्फ इस वजह से गया था क्योंकि इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो था वो सेम था जो कि वाटर में है। और आप सब जानते हैं कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो किस रेशो में है, वो है 2:1। जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। आप देख सकते हैं कि ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं कि इनके जो फॉर्मूलाज हैं, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, फ्रक्टोज है C6H12O6, सुक्रोज है C12H22NO11। इन सभी कंपाउंड को अगर आप गौर से देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो एग्जैक्टली उसी रेशो में है जैसे कि वाटर में होता है। तभी हमने कहा कि these are the compounds which are the hydrates of carbon। Hydrates of carbon, and simply we can say carbohydrates। The old concept of definition of carbohydrate was not fit। मतलब पुराना जो तरीका है कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने का वो फिट नहीं है फॉर ऑल द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इसकी दो बेसिक वजह यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में मैंने यहाँ लिखा है कि भाई कंपाउंड्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि फॉर्मल्डिहाइड जो है एक सिंपलेस्ट अल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इट कंटेन्स 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अगर आप गौर से देखें तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो बिल्कुल वही है जो वाटर का है। और जैसे एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड जो है उसकी हम स्ट्रक्चरल फार्मूला तो खैर लिखते हैं CH3COOH, लेकिन अगर उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आप रेशो निकालें तो आप देख सकते हैं कि ये रेशो भी सेम है जैसे कि वाटर में है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड दोनों लग तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एक दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है, वो ये है कि कंपाउंड्स लाइक रेहमनोज का फॉर्मूला है C6H12O5। ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगर आप गौर से देखें H12NO5, तो इसका रेशियो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो रेशियो वाटर वाला रेशियो नहीं है। तो रेहमनोज कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है। इसी वजह से कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ कंपाउंड जो कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होने के बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और एक तरफ एक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर वाला नहीं है। तो दीज आर द फ्यू प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई कि जो पुराना तरीका है कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने का वो थोड़ा सा स्लगिश है। इसी वजह से अब हम आते हैं एक नया तरीका, एक नए मॉडर्न वे पे हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कैसे करेंगे। तो नाउ लेट्स सी। आजकल कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने का जो तरीका है वो कुछ यूं है कि पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स और कीटोन। अब यहां पर जो वर्ड पॉलीहाइड्रिक है, इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड मैंने आगे लिखा है पॉलीहाइड्रोक्सी। आप पॉलीहाइड्रिक कहें या पॉलीहाइड्रोक्सी कहें, जैसे आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा होगा अल्कोहल्स, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैविंग 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स हैविंग 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, जैसे कि इथिलीन ग्लाइकोल। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इनको हम डिफाइन करते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि या तो अल्डिहाइड है या तो कीटोन है, लेकिन इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के अलावा बाकी जितने भी कार्बन होंगे उन सभी कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हैं। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को हम आजकल डिफाइन करते हैं एज ए पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं टू एक्सप्लेन कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हैं। तो आई हैव टू एग्जांपल ओवर हियर। वन ऑफ दैट इज द ग्लूकोज, द अदर इज द फ्रक्टोज। नाउ यू कैन क्लियरली सी द ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला तो आप सब जानते हैं, C6H12O6 हैविंग 6 कार्बन। तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 and 6 carbon. Each carbon contains one hydroxy group, but the first carbon of the glucose contains carbonyl group, that is carbon oxygen double bond. और आप सब जानते हैं कि जब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कॉर्नर पे हो तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। तो ग्लूकोज का जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है जिसकी पेरियोरिटी सबसे ज्यादा है वो है अल्डिहाइड। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास एक और एग्जांपल है वो कीटोन, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में भी आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने हैं, 6 कार्बन हैं। लेकिन फ्रक्टोज और ग्लूकोज में फर्क यह है कि यहाँ का कार्बोनाइल यानी ग्लूकोज में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कॉर्नर पे है, जबकि फ्रक्टोज का जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो आप देख सकते हैं कि चेन के सेकंड कार्बन पे है। और आप सब जानते हैं कि जब कार्बोनाइल ग्रुप कॉर्नर पे ना हो तो ऐसी सूरत में इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कीटोन। तो ग्लूकोज हुआ अल्डिहाइड और फ्रक्टोज क्या हुआ, कीटोन। ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी, यू कैन सी के बाकी जितने भी कार्बन है फ्रक्टोज के अंदर उन सब पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन मेजर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो फ्रक्टोज इज कीटोन व्हाइल ग्लूकोज इज अल्डिहाइड। तो अब आप देखें कि ग्लूकोज जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, इसी वजह से हम ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, अल्डो हेक्सोज। अब अल्डो क्यों कहते हैं समझ गए होंगे, हेक्सोज हम क्यों कहते हैं ये भी आप समझ जाएं, क्योंकि हेक्सोज में 6 कार्बन होते हैं, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन से है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और इसका मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड। जबकि फ्रक्टोज जो है इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसी वजह से हम फ्रक्टोज जो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो हेक्सोज। तो आई थिंक आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम अब डिफाइन कैसे करते हैं। नाउ चलते हैं आगे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कैसे किया जाए। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने के हमारे पास 3 पॉसिबल वे हैं। पहला तरीका जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कि हम कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट की बुनियाद पे भी हम जो है क्लासिफाई करते हैं।
दूसरा तरीका है कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करने का, वो है या तो एज ए रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। यानी कार्बोहाइड्रेट कुछ रिड्यूसिंग शुगर्स कैटेगरी में आते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये आपको फ्यूचर में एक्सप्लेन किया जाएगा। आलमन इसी लेक्चर में मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या हैं, टेस्ट की बुनियाद पे हम इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। और तीसरा तरीका जो है कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करने का, या तीसरा वे है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब अब हमारे पास ये बात क्लियर है कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करने के अब हमारे पास तीन पॉसिबल वे हैं। तो चलो देखते हैं कि वन बाय वन कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। जब हम टेस्ट की बुनियाद पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट को बुनियादी तौर पे दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक है शुगर्स और दूसरे हैं नॉन शुगर्स। अब जो शुगर्स हैं उससे रिलेटेड और नॉन शुगर्स हैं उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो अप टू योर सिलेबस या आपके सिलेबस से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अब जरा देखें सबसे पहले कि शुगर्स जो होती हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट, जबकि नॉन शुगर्स जो होते हैं ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता। जबकि शुगर्स जो होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये जायके में मीठे होते हैं। शुगर्स जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन है, ठीक है। लेकिन जो नॉन शुगर्स जो होते हैं दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, दे आर एमार्फस। जबकि तीसरी पॉइंट है कि शुगर्स आर वाटर सॉल्युबल और ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन शुगर्स जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। अब आप पूछेंगे कि भाई शुगर्स जो हैं, चलो ठीक है, इनकी दे आर स्वीट इन टेस्ट, गुड, क्रिस्टलाइन है, ये भी ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ऐसे कौन से कॉमन एग्जांपल हैं? तो दीज आर दी थ्री एग्जांपल ओवर हियर। द फर्स्ट वन इज अ ग्लूकोज, द सेकंड वन इज अ फ्रक्टोज, द लास्ट वन इज अ सुक्रोज। आप सब कम से कम सुक्रोज को तो जानते होंगे, ग्लूकोज भी आपकी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होता है। अब आप सब जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो मीठा होता है, क्रिस्टलाइन भी है, वाटर सॉल्युबल भी है। सुक्रोज आमतौर पे जिसको हम कैन शुगर भी कहते हैं, शक्कर भी कहते हैं, चीनी भी कहते हैं, और आप सब जानते हैं कि शक्कर, चीनी, ये सब क्या है, ये पानी में सॉल्युबल है, मीठी भी होती है, और आप सब जानते हैं कि ये क्रिस्टलाइन भी है। जबकि नॉन शुगर्स में आप देखें स्टार्च, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सारी चीजें जो हैं ये सारे नॉन शुगर्स हैं, क्योंकि ये टेस्टलेस होते हैं। स्टार्च को आप ले लें, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ठीक है, दे आर ऑल टेस्टलेस, एमार्फस एंड वाटर इनसॉल्युबल। तो दिस द फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफाइंग द कार्बोहाइड्रेट, आइदर शुगर्स और नॉन शुगर्स। अब आते हैं दूसरा तरीका। जो सेकेंड वे है कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने का, वो है एज ए रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आई होप कि आप समझ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को हम कैसे एक्सप्लेन करें। रिड्यूसिंग शुगर्स वो कहलाती हैं जो कि फैलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट, इन दोनों को रिड्यूस करें, ठीक है। अब आप पूछेंगे फैलिंग सॉल्यूशन क्या है, आप पूछेंगे टॉलेंस रिएजेंट क्या है। ये दोनों वर्ड जो हैं ये चैप्टर नंबर 9 में यूज किए गए हैं, जब आपने टॉपिक पढ़ा था फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, इन दोनों रिएजेंट को जो भी कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करेगा, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन इन सॉल्यूशंस को, इन रिएजेंट्स को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं वो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट जो है इन दोनों को रिड्यूस नहीं करते। अब हम इस बात को कैसे पहचानें कि भाई कौन जो है फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा और कौन नहीं करेगा? तो इससे रिलेटेड सेकंड पॉइंट है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास फ्री अल्डिहाइडिक या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप हो, यानी जिनका अल्डिहाइड और कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री स्टेट में है, फ्री है, तो ऐसी सूरत में ये कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। और जिनका अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों फंक्शनल ग्रुप जो अगर वो लॉक्ड हैं, यानी वो फ्री नहीं है, तो ऐसी सूरत में इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब ये बात आपको मैं आगे समझाने वाला हूं कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी
फ्री एंड लॉक्ड अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप। चलो भाई आगे एक और पॉइंट देखें भाई, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं और जितने भी ओलिगोसेक्राइड्स हैं सिवाय सुक्रोज के, ये सब के सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। मोनोसेक्राइड्स के आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 एग्जांपल तो कतई तौर पे याद रखने हैं, जिनमें से एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज इत्यादि मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स। इसके अलावा भी हैं, थ्रियोज है, ग्लाइसरल्डिहाइड है, ठीक है, राइबोज है, बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं और जितने भी ओलिगोसेक्राइड हैं, ओलिगोसेक्राइड में एक एक्सेप्शन है और वो है सुक्रोज। ये सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं वो सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स हैं और सिर्फ एक ही ओलिगोसेक्राइड है जो कि है सुक्रोज, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल थोड़े बहुत आपको पहले ही बता दिए हैं, तो चलो इस बात पे थोड़ा आगे आते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ठीक है, माल्टोज और लैक्टोज, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं, जबकि माल्टोज और लैक्टोज दोनों ओलिगोसेक्राइड हैं, स्पेशली डायसेक्राइड्स हैं। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमने कहा था कि पॉलीसेक्राइड्स और एक ही ओलिगोसेक्राइड जो कि सुक्रोज है। चलो इसके एग्जांपल भी आप देख लें कि स्टार्च, सेल्यूलोज, ये दोनों पॉलीसेक्राइड हैं, जबकि सुक्रोज जो है ये ओलिगोसेक्राइड है, स्पेशली डायसेक्राइड है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश, मतलब आप कोशिश करें तो आप समझ जाएंगे कि आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करें। जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जिसमें हेमी एसीटल ग्रुप हो, यानी जिसमें जो हेमी एसीटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं और जो एसीटल्स होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब आप पूछेंगे कि हेमी एसीटल्स और एसीटल्स क्या हैं, तो इस बात को समझने के लिए कि हेमी एसीटल्स और एसीटल्स क्या हैं, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे। तो अब आप देखें कि हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, मिसाल के तौर पर जैसे कि राइबोज है। अब हेमी एसीटल और एसीटल की जो डेफिनेशन है वो जरा ध्यान से सुनेंगे। हालांकि एसीटल और हेमी एसीटल ये दोनों रिएक्शंस फॉर्मल्डिहाइड के टॉपिक में चैप्टर नंबर 9 में ऑलरेडी गिवन है। तो चलो देखते हैं हेमी एसीटल्स क्या हैं। लुक एट दिस वन ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर एंड दिस वन इज राइबोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी है, क्या है ये, राइबोज। राइबोज जो है ये एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखें कि इसका ये जो ऑक्सीजन है इसके इस तरफ है कार्बन, यानी कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी अगर ये जो हाइड्रोजन जिस पे मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, इस हाइड्रोजन की जगह पे अगर कार्बन होता, अगर कार्बन होता तो फिर ये एसीटल होता। यानी कैसे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है। यानी अगर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन और आगे भी कार्बन है तो ये ऑक्सीजन लॉक हो जाएगा कार्बन से, तो ऐसी सूरत में ये ग्रुप फ्री नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि भाई इन द राइबोज ये जो अल्डिहाइड ग्रुप जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में है ये अब फ्री स्टेट में है। दूसरा एग्जांपल मेरे पास है लैक्टोज। लैक्टोज एक ओलिगोसेक्राइड है, मोर स्पेशली ये डायसेक्राइड है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है फ्री कार्बन को, ठीक है। अब ये फ्री कार्बन के साथ एक और वर्ड भी लिखा हुआ है एनोमेरिक कार्बन। ये चीजें भी फ्यूचर में आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एनोमेरिक जो है वो कार्बन का मतलब क्या है, ये बात भी आपको समझाई जाएगी। तो चलो देखते हैं कैसे। अब आप देखें कि ये जो क्लोज चेन में जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को गौर से देखें कि इस ऑक्सीजन के ये कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन के बराबर में इस तरफ कार्बन है जहां पर मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के आगे एक बार फिर क्या है, हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप जो क्लोज स्ट्रक्चर में है ये फ्री स्टेट में है। तो दोनों जो है लैक्टोज और राइबोज, ये दोनों जो है ये क्या हैं, ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और जबकि आपको पिछले स्लाइड में आपने देखा, इससे थोड़ा पहले आपने देखा कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसकी बेसिक वजह क्या है, तो आप जरा ध्यान से देखें।
अब देखें जरा इस ऑक्सीजन को देखें जिस पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप गालबन देख रहे होंगे। इस ऑक्सीजन के इस तरफ है कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन नहीं है, इस ऑक्सीजन के आगे भी कार्बन है। अगर आप इस ऑक्सीजन को भी देखें, इस ऑक्सीजन के जहां पर मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं रेड कलर का पॉइंटर आप नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और फिर कार्बन है, मतलब ये ऑक्सीजन लॉक्ड है। तो ऐसी सूरत में जब लॉक्ड फंक्शनल ग्रुप हों, अल्डिहाइड या कीटोन, तो ऐसी सूरत में इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। बहरहाल अब यहां पर एक वर्ड जो हमने यूज किया हुआ है, यह है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन जो है ना, दिस इज डेराइव्ड फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप। आपको आगे बताया जाएगा कि किस तरह से ओपन स्ट्रक्चर जो होती हैं इन कार्बोहाइड्रेट को, उसको क्लोज स्ट्रक्चर में कैसे लिखा जाता है, कि जब भी हम ओपन स्ट्रक्चर को क्लोज स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है उसका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और स्ट्रक्चर ओपन से क्लोज होती है। तो जहां इस पूरे डायग्राम में जहां कहीं भी एनोमेरिक कार्बन लिखा हुआ है तो समझ जाएं कि ये वही कार्बन है जो कार्बोनाइल ग्रुप से, मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप का पार्ट है। यानी ये वो कार्बन है जिसको हाईलाइट किया गया है, जिस पे लेबल किया गया है, ये वो कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड था, अब वो क्लोज स्ट्रक्चर में आ गया है। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। तो इस बात को थोड़ा हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे, ओपन स्ट्रक्चर को क्लोज कैसे लिखा जाता है और ये सारा मामला क्या है, ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे। अब एक और तरीका है, एक नया तरीका है, मतलब एक तीसरा तरीका है कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने का। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन दी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पे जब कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम बेसिकली तीन क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। एक है मोनोसेकेराइड्स, आप देख सकते हैं क्या है मोनोसेकेराइड, एक है ओलिगोसेकेराइड्स और एक है पॉलीसेकेराइड्स। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है सेक्राइड, अब ये सेक्राइड वर्ड जो है एक्चुअल लेटिन ओरिजिन का वर्ड है और इसका ये जो वर्ड है जहाँ से इसको डिराइव किया गया है वो है सेक्रम, और वर्ड सेक्रम की लिटरल मीनिंग जो है वो शुगर। तो चलो देखते हैं कि भाई मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड सबका मतलब क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड जो हैं दे आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। Now why you calling them simplest carbohydrate? Because they cannot be further simplified. इसको हम further simplify नहीं कर सकते। अब बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें या थोड़ा बहुत जिनको केमिस्ट्री आती है तो हम सिंप्लीफाइड वर्ड को जब बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो उसका हम मतलब लेते हैं हाइड्रोलाइज। ठीक है, तो ये वो मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट है जो सिंपलेस्ट हैं, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और ये हाइड्रोलाइजेबल नहीं है, इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जबकि ये जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं दे आर ऑल स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन हैं और ये वाटर सॉल्युबल भी हैं, और इसमें कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 कार्बन हुआ करेंगे, यानी दे कंटेन 3 to 10 कार्बन एटम्स। If they contain 3 carbon atoms, so simply we can call them as a trios. 4 carbon atom, then we are calling them tetros. 5 carbon, then we are calling them pentos, then hexos and heptos and so on. So depending on the number of carbon atoms, we are also naming them. They are most important. मोनोसेक्राइड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्योंकि इन्हीं की यूनियन से, इन्हीं की कंडेंसेशन से फिर ओलिगोसेक्राइड्स बनते हैं, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से फिर जाके पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। तो मोनोसेक्राइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हुआ करते हैं। अब जो मोनोसेक्राइड्स हैं या तो ये अल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, या तो फिर ये कीटोन्स हैं। अगर ये अल्डिहाइड्स हैं, अगर ये अल्डिहाइड्स हैं तो इनको हम क्या कह रहे हैं, अल्डोजेज। अगर ये कीटोन्स हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कीटोसिस। कुछ एग्जांपल हमने पहले भी पढ़े, कुछ एग्जांपल मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो जो अल्डिहाइड्स हैं जिनको हम अल्डोसिस कह रहे हैं, इनमें एक है ग्लाइसरल्डिहाइड, एक है थ्रियोज, एक है ग्लूकोज, एक और भी है, मतलब और भी हैं, पर अब 3-4 एग्जांपल मैंने सैंपल लिए हुए हैं। कीटोन्स में एक एग्जांपल मैंने लिया है फ्रक्टोज। अब डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, they are also called as
ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ये बात मैं आपको पहले भी कर चुका कि कितने कार्बन है, इसी हिसाब से इनको हम ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस या हेक्सोस भी कह सकते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसी हिसाब से हम इनको या तो अल्डोसिस कहते हैं या तो फिर हम इनको कीटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अल्डोज और कीटोस, इनकी स्ट्रक्चर, कुछ एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, तो इनकी स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर थोड़ा आपको आगे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो नाउ लेट्स सी। अब आप देखें कि 4 एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं मोनोसेक्राइड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट एग्जांपल पे। आप देख सकते हैं कि इट कंटेन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को लेकर आप सबसे पहले जो आपके जहन में चीज आएगी वो आएगी ट्रायोस। Why we are calling them why we are calling it triose? Because it simply contains 3 carbon. Now आप देख सकते हैं कि इसका नाम हमने लिया है अल्डो ट्रायोस। अब इसको अल्डो ट्रायोस क्यों कहा? यस, आप देख सकते हैं कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, उसके आगे हाइड्रोजन है, दैट मीन्स इट्स अ कॉर्नर कार्बन। कॉर्नर पे कार्बोनाइल ग्रुप, दैट मीन्स इट्स अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड मेजर फंक्शनल ग्रुप है, 3 कार्बन चेन में है। हाँ, मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, तो इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट है, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है? अल्डो ट्रायोस। अब अल्डो ट्रायोस का एक और नाम भी है ना, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसरल्डिहाइड। आपको याद रखना है कि अल्डो ट्रायोस का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइसरल्डिहाइड। एक और एग्जांपल हमने लिया है, आप देख सकते हैं कि 1, 2 एंड 3 एंड 4 कार्बन इन द चेन। फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, 4 कार्बन चेन में है। तो अब इसको हमने लिखा है अल्डो टेट्रोस। व्हाट वी कॉलिंग इट? अल्डो टेट्रोस। और इसी अल्डो टेट्रोस का दूसरा नाम क्या है? थ्रियोस। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये अल्डोस कैटेगरी में आता है। एक और एग्जांपल है ग्लूकोज। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 कार्बन ओवर हियर, यानी 2 कार्बन ये हो गए, द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन, और 4 कार्बन बीच के हो गए। जबकि आप देख सकते हैं कि हर कार्बन के साथ OH ग्रुप है, सिवाय फर्स्ट कार्बन के जहां पर कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। और क्योंकि अल्डिहाइड कॉर्नर पे होता है तो ग्लूकोज कहलाएगा अल्डो हेक्सोस। अल्डो बिकॉज ऑफ अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, हेक्सोस बिकॉज इट कंटेन्स 6 कार्बन इन द चेन। The last one is the ketohexose, the fructose। अब आप देखें कि इस कंपाउंड में भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप देख सकते हैं कितने हैं? 6, 1, 2 एंड 3। बीच में आप देख सकते हैं 3 कार्बन ये हैं। लेकिन आप गौर से देखें तो इस ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में जो बुनियादी फर्क है कि ग्लूकोज में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ये कॉर्नर पे है, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। जबकि कीटोन में फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन के सेकंड कार्बन पे है। तो फ्रक्टोज जो है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप रखता है, इसी वजह से फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? कीटोहेक्सोज। अब एक बात याद रखनी है कि मोनोसेक्राइड में ट्रायोस भी हैं, मोनोसेक्राइड में जो है वो टेट्रोस भी हैं, मोनोसेक्राइड में हेक्सोस भी हैं, मोनोसेक्राइड्स में जो हैं वो पेंटोस भी हैं, इवन हेप्टोस भी होंगे और भी होंगे। लेकिन याद रखें कि हेक्सोस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेक्सोस जो है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर कार्बोहाइड्रेट की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हेक्सोस की इंपॉर्टेंस इस सेंस में है क्योंकि जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं और जो कि पॉलीसेक्राइड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो 99.99% केसेस में सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी होती है? हेक्सोसिस की। तो चलो पढ़ते हैं आगे। मोनोसेक्राइड अभी कंटिन्यू है, बहुत सारी चीजें अभी आपको बतानी है रिगार्डिंग टू द मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड में अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, अपना जो इंटर क्लास टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसको फॉलो करें, तो उसमें 2 कंसेप्ट बताए गए हैं, एक है डी और एक है एल, यानी कि डी ग्लूकोज और एक है एल ग्लूकोज। तो कोशिश होगी कि आपको डी और एल समझाने की। तो नाउ लेट्स सी। चलो भाई शुरुआत करते हैं पहले कंपाउंड से। तो आप देख सकते हैं कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं डी ग्लूकोज से। अब आप देखें फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड 6 कार्बन, दैट मीन्स 6 कार्बन इन द चेन। ठीक है, हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन इन द चेन। लेकिन जिस कार्बन पे मैंने डॉट, एक आपको नजर आ रही होगी, डॉट नजर आ रही होगी, हाईलाइट किया हुआ है, देखें आप। ठीक है, इस कार्बन को देखें तो ये चेन का सेकंड लास्ट कार्बन है, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्डिहाइड की पीरियडिटी ज्यादा होती है, तो नंबरिंग तो हम अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से ही करेंगे। इसी हिसाब से ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5,
टोटल कार्बन अगर 6 हो, फिफ्थ कार्बन को अब मैं तो फिफ्थ कार्बन को हम सिंपली क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सेकंड लास्ट कार्बन। तो सेकंड लास्ट कार्बन का जो OH ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो आपके राइट हैंड साइड पे है। जैसे आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप आपकी किस साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है। याद रखें कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का सेकंड लास्ट कार्बन जो है उसका अगर OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड पे होगा तो ऐसी सूरत में ऐसे ग्लूकोज को हम बोलेंगे डी ग्लूकोज। यहाँ पर वर्ड डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटर। ये बात आपको मैं आगे समझाने वाला हूँ कि व्हाट यू मीन बाय द वर्ड डेक्स्ट्रो रोटेटर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें फ्रक्टोज, लेकिन सॉरी अपना ग्लूकोज, नॉट फ्रक्टोज बट ग्लूकोज। बस सिर्फ फर्क यह है कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फिफ्थ कार्बन डी ग्लूकोज का और फिफ्थ कार्बन एल ग्लूकोज का इसमें फर्क है। डी ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आप देख सकते हैं वो राइट हैंड साइड पे है, जबकि एल ग्लूकोज में जो OH ग्रुप है वो किस साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन का OH ग्रुप जो है ग्लूकोज में, स्पेशली ग्लूकोज में सेकेंड लास्ट कार्बन का OH ग्रुप अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो ऐसी सूरत में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एल ग्लूकोज। और यहाँ पर एल का मतलब है लीवो रोटेटर। क्या, लीवो रोटेटर। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटर और एल का मतलब क्या है, लीवो रोटेटर। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि ये डी और एल व्हाट इज दिस, ये सारा मामला क्या है, अब ये बात समझ में नहीं आ रही। तो ये बात भी कोशिश होगी आपको समझाने की। तो चलो देखते हैं कि इस बात को समझने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और ये बात अभी कंटिन्यू रहेगी। तो चलो इस बात को समझने के लिए डी और एल क्या है, तो लेट्स सी दीज पॉइंट्स। पहले पॉइंट लिखा है कि बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप पूछेंगे कि भाई ये दोनों कंपाउंड तो लिखा है कि भाई दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिकली एक्टिव? तो भाई देखें, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करें, या लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे। जो भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करे, रोटेट करे, उसकी एंगल को चेंज करे या उसको डिविएट करे लेफ्ट हैंड साइड पे या डिविएट करे राइट हैंड साइड पे, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। याद रखो कि इन दोनों कंपाउंड की एक एबिलिटी है कि जब इनकी सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती है तो फिर ये कंपाउंड क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिविएट करते हैं, उसकी एंगल को चेंज करते हैं। डी ग्लूकोज क्या करता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको डिविएट करता है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। एल ग्लूकोज क्या करता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिविएट करता है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें कैसे पता चले कि भाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिविएट होगी कि राइट हैंड साइड पे डिविएट होगी? ठीक है, इस बात को समझने के लिए एक बार फिर आते हैं हाइलाइटेड कार्बन पे। ये जो हाइलाइटेड कार्बन है इन दोनों मॉलिक्यूल के, इन दोनों कार्बन की जो नेचर है वह कायरल। मैंने यहाँ पर लिखा भी, आप देख सकते हैं कि हाइलाइटेड कार्बन इज कायरल कार्बन। व्हाट, कायरल कार्बन। अब आप पूछेंगे भाई कायरल कार्बन क्या है? अब ये कायरल कार्बन कहते हैं ऐसा कार्बन, किसी भी कंपाउंड का ऐसा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो। अब कार्बन के लिए कायरल होना पहली शर्त क्या बनी कि वो sp3 हाइब्रिडाइज हो। और आप सब जानते हैं कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो फिर वो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। ठीक है, तभी हमने लिखा है कि n मस्ट बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट सिस्टम। यहाँ पर ध्यान से सुनोगे कि कायरल कार्बन वो होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और वो 4 डिफरेंट सिस्टम से कनेक्टेड हो। कोशिश होगी कि 4 डिफरेंट सिस्टम से कनेक्टेड हो, इस बात को समझाने के लिए। तो चलो देखते हैं कि किसी भी एक इन दोनों मॉलिक्यूल में से किसी भी एक का एग्जांपल लेकर मैं समझाने वाला हूं कि इनके हाइलाइटेड कार्बन जो हैं ये कायरल कैसे हैं। अगर आप इस कार्बन को देखें, ये 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कौन से? अप, डाउन, ठीक है, ऊपर वाला बॉन्ड या नीचे वाला बॉन्ड, और ये आपके राइट हैंड साइड वाला बॉन्ड और ये आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला बॉन्ड। आप देख सकते हैं इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस कार्बन के साथ आप देख सकते हैं कि एक है हाइड्रोजन और एक है हाइड्रोक्सी ग्रुप। दीज आर द 2 डिफरेंट ग्रुप। ये बात तो होगी तय कि भी एक तरफ हाइड्रोजन है जबकि दूसरी तरफ क्या है, OH ग्रुप है, 2 डिफरेंट ग्रुप है।
लेकिन इस कार्बन के नीचे अगर आप देखें तो जो ग्रुप कनेक्टेड है वो CH2OH। यू कैन कंसीडर दिस ग्रुप एज अ होल, CH2OH। जब इस कार्बन के ऊपर अगर आप जाएं, इस कार्बन को अगर आप देखें तो ये आप देखें CHNOH, यानी इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक OH है, जबकि नीचे वाले कार्बन के साथ क्या था, 2 हाइड्रोजन और एक OH था। तो यही वो कार्बन है, हाईलाइटेड कार्बन, यही वो वाहिद कार्बन है जो कि 4 डिफरेंट सिस्टम से कनेक्टेड है, और उसके साथ जो कनेक्टेड कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है, खुद भी sp3 हाइब्रिडाइज है। और जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो और 4 डिफरेंट सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। और याद रखें कि जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं कायरल कार्बन होता है। अगर कायरल कार्बन नहीं तो ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इस बात को लेने के लिए थोड़ा सा और आते हैं डिटेल पे, तो जरा देखें। अब डी और एल का मामला थोड़ा सा और आगे लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको और भी थोड़ा सा वाजे हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझानी हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ये आपके साथ इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं हो पा रही, लेकिन कोशिश है कि पूरे कंसेप्ट आपको दिए जाएं। तो चलो देखें। डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज के बारे में क्या लिखा है कि रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द राइट साइड। ठीक है, जो डी ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरफ डिविएट करता है, राइट साइड पे। ठीक है, और एल ग्लूकोज जो होता है वो रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह आखिरकार मामला है क्या। नॉट इन डिटेल बट इन सिंपल, कोशिश होगी कि सिंपल वर्ड्स में इस सारे मामले को डील किया जाए। हालांकि टॉपिक इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है कि आपको विद इन फ्यू मिनट्स ये सारे मामला आपसे डील किए जाएं, लेकिन फिर भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इंटर क्लास केमिस्ट्री की लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी की जाएगी। तो वी हैव ए सोर्स ऑफ अ लाइट, यू कैन सी दिस बल्ब, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, और ये हमारे पास एक पोलराइजर है। इस पोलराइजर से जब लाइट पास होती है तो क्या हो जाती है, लाइट पोलराइज हो जाती है, जो कि पहले अनपोलराइज्ड होती है। ठीक है, ये पोलराइजर क्या करता है, लाइट को पोलराइज करता है, एक ही डायरेक्शन में लाता है, और बाद में हमारे पास ये पोलराइज लाइट जो आप देख सकते हैं जिसका एक ही डायरेक्शन है, ये किसी भी कंपाउंड के सैंपल से पास की जाती है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज से हम ये लाइट को पास करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि सबसे पहले ग्लूकोज की सॉल्यूशन बनाई जाएगी, उस सॉल्यूशन के थ्रू जब इस लाइट को पास किया जाएगा तो फिर आप देख सकते हैं ये एरो जो बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधा है, ये एरो आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि किस तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जा रहा है, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसकी अगर आप देखें कि राइट आई आप यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, तो इस वजह से ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट जो है ये राइट साइड पे डिविएट हुई है, तो इसका मतलब है कि कंपाउंड ने क्या किया कि प्लेन पोलराइज लाइट को डिविएट किया। तो हम सिंपली कहेंगे कंपाउंड जो है वो क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसी वजह से या तो ये डी होगा तो ये, या तो फिर ये एल होगा। अगर डी है तो इसका मतलब है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड पे डिविएट कर रहा है, अगर ये एल है तो प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्या करेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिविएट करेगा। और ये बात मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूं कि यहाँ पर डी, जो डी कॉन्फ़िगरेशन होती है इसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटर, मतलब जिसने प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड पे डिविएट किया हो, और एल का मतलब है लीवो रोटेटर, और लीवो रोटेटर का मतलब है जिसने प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे डिविएट किया हो। ठीक है, चलते हैं आगे, एक स्टेप और आगे। अब ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश होगी इस बात को समझाने के लिए। अब आप देखें कि सबसे पहले एक मैंने मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, और इसके सेकेंड लास्ट कार्बन का OH ग्रुप भी आप देख सकते हैं कि ये डी ग्लूकोज है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पे है, इस वजह से ये डी ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये एक ओपन स्ट्रक्चर है। अब ओपन स्ट्रक्चर जो होती है इसको क्लोज स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं। ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर में कैसे लिखते हैं कि कार्बन नंबर 1 का जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये ओपन होता है,
ये ओपन होता है और इस तरह से फिफ्थ कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड। और फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है, फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है, इसकी हाइड्रोजन शिफ्ट होती है कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के पास, और फर्स्ट कार्बन जो है सीधा फिफ्थ कार्बन के OH ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, ये हो जाती है क्लोज। एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूं कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोजन को पिक करता है। कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है ये फिफ्थ कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो इस तरह से ये बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बना, तो स्ट्रक्चर क्या हो गई, क्लोज। दोनों स्ट्रक्चर क्लोज है। बस बुनियादी फर्क क्या है इन दोनों के अंदर, थे तो दोनों डी ग्लूकोज, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि सेकंड क्लास कार्बन का OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पे है, दोनों डी ग्लूकोज हैं। लेकिन फर्स्ट कार्बन का जो OH ग्रुप बना है ये आप देख सकते हैं, ये किस तरह बना है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, और इस कंपाउंड को देखें तो इसमें OH ग्रुप जो है इसको मेंशन किया गया किस साइड पे, आपकी राइट हैंड साइड पे। तो याद रखो कि फर्स्ट कार्बन का जो OH ग्रुप है अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो ऐसे ग्लूकोज को हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज, यानी ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड पे होगा तो ऐसी सूरत में बोलेंगे अल्फा। तो दो बातें अब समझने की हैं, वो ये कि डी और एल ग्लूकोज की पहचान होती है कार्बन नंबर 5 से। डी और एल ग्लूकोज जो है इसकी पहचान होती है कार्बन नंबर 5 से, ठीक है। लेकिन अल्फा और बीटा की पहचान होती है कार्बन नंबर 1 से। पर यह बात भी याद रखो कि बीटा और अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, ये जो दो वर्ड हैं, ये सिर्फ तभी यूज किए जाते हैं जब ग्लूकोज या किसी भी कार्बोहाइड्रेट, किसी भी मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर को हम क्लोज फॉर्म में लिखें। तब जब क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तभी हम कह पाएंगे कि ये अल्फा फॉर्म है या फिर ये बीटा फॉर्म है, ठीक है। अब आप देखें कि जो बीटा ग्लूकोज है उसका OH ग्रुप अगर अगर इस तरह से लिखा गया है, अब इस तरह की लिखाई को क्या कहते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन लेट्स सी कि OH ग्रुप जो है, अब इसी स्ट्रक्चर अगर आप गौर से देखें तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और क्लोज स्ट्रक्चर में सिक्स्थ एटम जो है वो ऑक्सीजन है। सेम स्ट्रक्चर यही है, बस फर्क यह है कि एक है बीटा और एक है अल्फा। अब जो बीटा फॉर्म है उसको हमने एक नए तरीके से नीचे लिखा है हेक्सागोनल फॉर्म में। अब ये जो ऑक्सीजन जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों सेम है जिस पे हाईलाइट किया हुआ है। आप देख सकते हैं रेड डॉट आपको शायद स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। याद रखो कि ये ऑक्सीजन के बराबर में जो नीचे वाला कार्बन है ये है कार्बन नंबर 1। इसका OH ग्रुप, यानी जब हेक्सागोनल फॉर्म से ग्लूकोज को लिखा जाए और अगर उसका OH ग्रुप अगर ऊपर लिखा जाए तो समझ जाओ बीटा फॉर्म है। और याद रखो कि उसका उसका जब OH ग्रुप जो अगर वो नीचे लिखा जाए, डाउन लिखा जाए, तो समझ आओ कि ये अल्फा फॉर्म। तो अल्फा और बीटा की पहचान क्लोज फॉर्म में जब होती है तो, और क्लोज फॉर्म में भी तब जब वो हेक्सागोनल फॉर्म में लिखे हों, तो फिर ऐसी सूरत में OH ग्रुप अप बीटा, OH ग्रुप डाउन अल्फा। और याद रखो कि ग्लूकोज या फिर किसी भी मोनोसेक्राइड को जब क्लोज स्ट्रक्चर में लिखा जाए, अगर वो हेक्सागोनल फॉर्म में लिखा गया है तो फिर ऐसी सूरत को हम बोलते हैं पायरानोज। क्या बोलते हैं, पायरानोज। पायरानोज कब कहेंगे, जब जब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो चलो कुछ आते हैं डिटेल्स पे। अब आप देखें कि पहली जो स्ट्रक्चर हमने लिखी है ग्लूकोज की, दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शंस फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड इट्स एन ओपन स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक नोट भी डाला है कि नोट एट कार्बन नंबर 1 अल्फा फॉर्म अगर हमारे पास है ग्लूकोज का तो OH ग्रुप ऑन द राइट साइड, और बीटा फॉर्म है ग्लूकोज का तो OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जब इन्हीं स्ट्रक्चर्स को जब हम हेक्सागोनल फॉर्म में लिखते हैं, जब हेक्सागोनल फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शंस। ऊपर फिशर और नीचे है हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। अब जो भी आपको राइट नाउ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये चीजें इतनी ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है कि हैवर्थ प्रोजेक्शन क्या है या फिशर प्रोजेक्शन क्या है, लेकिन थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन में होना चाहिए कि हेक्सागोनल फॉर्म में लिखी गई स्ट्रक्चर को ना सिर्फ पायरानोज भी कहते हैं लेकिन इसको हम हैवर्थ प्रोजेक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। एक चलो भाई अब आपने ये तो सीख लिया कि जब OH ग्रुप डाउन तो अल्फा डी ग्लूकोज, और OH ग्रुप जो है अप तो फिर ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। पर इनकी नेमिंग अगर आप गौर से अगर आपको नजर आ रही हैं तो लिखी है कि अल्फा डी ग्लूको पायरानोज,
ठीक है। और यहाँ पर लिखा है बीटा डी ग्लूकोज पायरानोज। अब पायरानोज का वर्ड मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि 6 मेंबर चेन हो, क्लोज चेन हो, भले हेटेरोसाइक्लिक ही हो, लेकिन जब किसी मोनोसेक्राइड को क्लोज चेन में लिखा जाए, 6 मेंबर आए, तो फिर समझ आओ कि वो पायरानोज है। तो ये ओपन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज की है, आप देख सकते हैं 5th कार्बन का OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे से डी ग्लूकोज। अब जब ओपन स्ट्रक्चर जब क्लोज में कन्वर्ट हो रिवर्सिबली, ओपन स्ट्रक्चर जब क्लोज में कन्वर्ट हो रिवर्सिबली, जिसमें के अल्फा ग्लूकोज बीटा में कन्वर्ट हो थ्रू ओपन चेन, अल्फा ग्लूकोज बीटा में कन्वर्ट हो थ्रू ओपन चेन। नाउ दिस टाइप ऑफ इंटर कन्वर्जन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। तो आपसे कोई पूछे कि भाई म्यूटा रोटेशन क्या है, तो बोलेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज थ्रू ओपन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक चीज और भी आपको बता दी है कि लुक एट द कार्बन नंबर 1। ठीक है, आपको याद रखना है कि क्लोज चेन में जब हेक्सागोनल फॉर्म में लिखा हो तो अल्फा और बीटा की पहचान हमेशा कहां से करनी होगी? कार्बन नंबर 1 से। कार्बन नंबर 1 का OH डाउन अल्फा, OH ग्रुप जो है अप है, तो ये कौन सा फॉर्म होगा? ये होगा बीटा। ठीक है। तो चलो भाई, हाउ टू राइट असाइक्लिक एंड साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। अब असाइक्लिक और साइक्लिक फॉर्म ग्लूकोज के लिखे कैसे जाएं, यानी जो फिशर प्रोजेक्शन थी, यानी जो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर जो लिखी थी ग्लूकोज की, इसको अब क्लोज स्ट्रक्चर में लिखा कैसे जाए। तो अभी जो आप देख सकते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको मैंने यहाँ लिखा है। आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 सेम नंबरिंग की हुई है। ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब इसका जो प्रोटॉन है OH ग्रुप का, ये शिफ्ट होगा कार्बोनाइल ग्रुप पे, और ऑक्सीजन क्या करेगा? सीधा कार्बन नंबर 1 से बनाएगा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है। बस कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप अप है, तो ये होगा कौन सा? बीटा। अगर OH ग्रुप डाउन है तो क्या होगा? अल्फा। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा डी ग्लूकोपायरानोज में OH ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 का पॉइंट अप यानी ऊपर लिखा गया है, और यहाँ पर पॉइंट डाउन यहाँ पर नीचे लिखा गया है। ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अब ये स्ट्रक्चर्स किस तरह से जो लिखी जाती हैं एक स्टेप। अब आते हैं ओलिगोसेक्राइड। अब ओलिगोसेक्राइड जो हैं, लिखा है कि भाई एक दूसरी क्लास, हम क्योंकि आप जानते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई कर रहे थे स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, तो इसका सेकंड पोर्शन है ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड में आप देख सकते हैं कि लिखा है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड, यानी कि जब ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलाइज होंगे तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड मिलेंगे। अब ओलिगोसेक्राइड्स इंक्लूड्स डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स एंड सो ऑन। क्योंकि इसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम आगे जाएं तो हम क्या कहेंगे? डेकासेक्राइड, यानी डाइसेक्राइड जिसमें 2 मोनोसेक्राइड कनेक्टेड हो, ट्राइसेक्राइड जिसमें 3 हो, टेट्रासेक्राइड जिसमें 4 हो, पेंटासेक्राइड जिसमें 5 हो। ठीक। अब लिखा है कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं दे आर लिंक्ड थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब मोनोसेक्राइड 2 से 10 तक तो आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन दीज मोनोसेक्राइड्स आर कनेक्टेड थ्रू व्हाट लिंकेज? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर मोनोसेक्राइड। अभी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बेसिकली ये क्या है? ये कंडेंसेशन, एक पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है जिसमें मोनोसेक्राइड आपस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जाते हैं। ठीक है। अभी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आप सब जानते हैं कि ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसमें 2 या ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जब यूनाइट हों, एक पॉलीमर बनाएं अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। चलो भाई आगे। अब जो ओलिगोसेक्राइड हैं, जैसे हमने कहा कि डाइसेक्राइड भी हो सकते हैं, ट्राइसेक्राइड भी हैं, और भी हैं, लेकिन एक पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स आर डाइसेक्राइड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? डाइसेक्राइड, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो चलो देखते हैं कि ये कंडेंसेशन कैसे होती है मोनोसेक्राइड की, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनती है, और ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनती हैं, तो जरा देखें। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब आप देखें कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर लिए हैं मोनोसेक्राइड के। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। अब आप देखें कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। ठीक है। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल ये भी है। अगर आप देखें कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप और कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप,
इन दोनों OH ग्रुप को गौर से देखें, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और 4 का जो OH ग्रुप है, अगर एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल से अगर OH ग्रुप अगर रिमूव हो एज अ वाटर, तो फिर दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। जब दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे, तो क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो हमें मिलेगा क्या, एक डाइसैकेराइड। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा भी क्या है, डाइसैकेराइड, ठीक है। और ये क्योंकि दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, नाउ व्हाट दैट कॉम्बिनेशन मींस, माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज, ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने लिखा भी है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, नाउ दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड माल्टोज, ठीक है। अब माल्टोज जो है इसका दूसरा नाम है माल्ट शुगर। माल्टोज का दूसरा नाम क्या है, माल्ट शुगर। एक और केस, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक है ग्लूकोज और दूसरा क्या है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज लिखा जाता है हेक्सागोनल फॉर्म में, आप सब जानते हैं कि हेक्सागोनल फॉर्म का मतलब क्या है कि पायरानोज। लेकिन फ्रक्टोज लिखा जाता है पेंटागोनल फॉर्म में, तो जब पेंटागोनल फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्यूरानोज। जब पेंटागोनल स्ट्रक्चर होगी तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज। तो ग्लूकोज पायरानोज फॉर्म में होता है और फ्रक्टोज फ्यूरानोज फॉर्म में होता है। अब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो अल्फा है क्योंकि OH ग्रुप डाउन है, लेकिन फ्रक्टोज का जो OH ग्रुप है वो अप है, तो ये हमेशा फ्रक्टोज होता ही बीटा फॉर्म में, ये बात याद रखने की है, ठीक है। तो अब देखें, एक मॉलिक्यूल से OH और दूसरे मॉलिक्यूल से H। अब आप सब जानते हैं कि जब एक से H और दूसरे मॉलिक्यूल से OH ग्रुप अगर अगर आपस में कंबाइन होकर अगर मूव हो जाएं, तो ऐसी सूरत में कौन सा मॉलिक्यूल माइनस होगा, वाटर। तो आप देख सकते हैं कि क्या चीज बनी आखिर में, वाटर। लेकिन कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रक्टोज, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं। जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं, नाउ दिस लिंकेज इज कॉल्ड व्हाट, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड दिस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज अ काइंड ऑफ अ कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसमें क्या रिमूव हुआ है, वाटर। मैंने नीचे एक पॉइंट भी लिखी है, आप देख सकते हैं कि रिमेंबर कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज अ रिजल्ट ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और आप सब जानते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ करता है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की कॉम्बिनेशन से जो डाइसैकेराइड बना है, इसका नाम है सुक्रोज। अब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सुक्रोज। और सुक्रोज जो है इसको हम कहते हैं केन शुगर। क्या बोलते हैं, केन शुगर। अब एक और चीज जो आपको ध्यान में होनी चाहिए वो ये कि अगर आप ध्यान से देखें, जो लिंकेज की जो नेमिंग की गई है वो की गई अल्फा बीटा, यानी ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म है और फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म है, तो बोला अल्फा बीटा। लेकिन आगे लिखा है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या 1,2 ग्लाइकोसिडिक जो है बॉन्ड। अब 1,2 क्यों बोला गया, 1,2 बोला गया कि मोनोसेक्राइड के कौन से कार्बन इन्वॉल्व हैं इस बॉन्ड बनाने में। यानी ग्लूकोज का कार्बन 1 है और फ्रक्टोज का कार्बन 2 है, तो बोला 1,2। ग्लूकोज अल्फा है, फ्रक्टोज बीटा है, तो बोला अल्फा बीटा। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है 1,2 भी हो सकती है, 1,4 भी हो सकती है, 1,6 भी हो सकती है, अल्फा खाली भी हो सकती है, खाली बीटा भी हो सकती है, खाली मैंने अल्फा बीटा दोनों भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच आर गोइंग टू जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, we are calling this linkage as a alpha beta, only beta, or maybe 1,2, maybe 1,4, or maybe 1,6, ठीक है। चलते हैं आगे। चलो भाई, द लास्ट एग्जांपल रिगार्डिंग द ओलिगोसैकेराइड, दैट इज द लैक्टोज। और सब जानते हैं कि लैक्टोज जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिल्क शुगर, जबकि सुक्रोज को हमने क्या कहा था, कैन शुगर। अब लैक्टोज में दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि मोनोमर 1 मोनोमर 2 इसकी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बताई हुई है। लेकिन याद रखो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और इस कॉम्बिनेशन से बनता क्या है, लैक्टोज। और लिंकेज जो है वो आप देख सकते हैं कि वो कौन सी है, ये बीटा। ये आप देख सकते ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये बीटा फॉर्म, OH ग्रुप अप, OH ग्रुप अप, ग्लूकोज क्या बोलेंगे, यस टेल मी, इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज, ठीक है। और ये जो फ्रक्टोज अपना गैलेक्टोज जो था, इसका भी OH ग्रुप अप होता है, तो ये भी बीटा फॉर्म में होता है। पर याद रखें कि ग्लूकोज और जो गैलेक्टोज, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। बीटा ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों स्ट्रक्चरली जो है वो बिल्कुल सेम है, सिवाय कार्बन नंबर 4 पे। याद रखें कि ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 4 है उसका OH ग्रुप डाउन होना चाहिए,
ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 का जो OH ग्रुप है वो नीचे पॉइंट होना चाहिए, जबकि गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 4 जो है वो हमेशा अप पॉइंट होना चाहिए। अगर अगर ग्लूकोज का OH ग्रुप, अगर ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप डाउन है तो फ्रक्टो अपना गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 का जो OH ग्रुप है वो हमेशा क्या होगा, वो अप होगा। ये बात याद रखने की है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे एंड दिस इज पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, इसमें सिंपली क्या लिखा है, सबसे पहले आप देखें कि ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स। ऐसे कंपाउंड जब वो हाइड्रोलाइज हों तो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड बनाएं, और ये टेस्टलेस होते हैं, एमार्फस होते हैं, एन वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, सॉरी, ठीक है। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जब वो हाइड्रोलाइज होंगे तो वो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स बनाएंगे, ये बात होता है। 10 तक बनाएंगे तो वो ओलिगो है, ठीक है। अगर बिल्कुल भी हाइड्रोलाइज नहीं होंगे तो वो मोनोसेकेराइड है, जबकि पॉलीसेकेराइड टेस्टलेस हैं, एमार्फस हैं एंड वाटर इनसॉल्युबल है। अब पॉलीसेकेराइड जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें जिस तरह से बात की गई है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि पॉलीसेकेराइड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आइदर एनिमल पॉलीसेकेराइड और प्लांट पॉलीसेकेराइड, एनिमल एंड प्लांट पॉलीसेकेराइड। अब एनिमल पॉलीसेकेराइड में सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पर ली गई है, वो है ग्लाइकोजन, जिसको हम कभी कभार क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च। अब स्टार्च जो होता है वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है, तो यहाँ पर लिखा भी है कि स्टोर इन द लिवर एंड इन द मसल, ठीक है। अब आप सब जानते होंगे, जो खासतौर पे बायो के स्टूडेंट है, प्री मेडिकल के स्टूडेंट है, वो सब जानते हैं कि ग्लाइकोजन जो है वो एक्सेस जो है ग्लूकोज के खाने से बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इन द लिवर और इन द मसल्स, और इसकी यूटिलाइजेशन होती है जब बॉडी को प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट सप्लाई नहीं मिल रही होती। खासतौर पे फास्टिंग के दिनों में जब बॉडी को जो खाना नहीं मिल रहा, तो ऐसी सूरत में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो हाइड्रोलाइज होता है, और इस तरह से वो मेटाबोलाइज होकर बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। अब प्लांट पॉलीसेकेराइड्स जो हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इनमें दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, एक स्टार्च और दूसरा यहाँ पर सेल्यूलोज। अब स्टार्च के बारे में लिखा है कि स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, पर याद रखें एक बात, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, बना भी पॉलीसेकेराइड का है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, बना भी पॉलीसेकेराइड का है। अमाइलोज भी पॉलीसेकेराइड है, अमाइलोपेक्टिन भी पॉलीसेकेराइड है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में सिर्फ फर्क यह है कि अमाइलोज स्ट्रेट चेन है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। अमाइलोज को आप देखें कि इसमें सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जबकि अमाइलोपेक्टिन में आप देख सकते हैं कि 1,4 भी है और 1,6 भी है। 1,4 अगर लिंकेज कंटिन्यूसली चलती रहे तो सब के सब मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज के होते हैं वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन अगर 6 कार्बन के साथ भी बीच में लिंकेज बनती जाए तो ऐसी सूरत में एक लॉन्ग चेन के साथ साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रांच स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। तो याद रखें कि स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है, पर बना भी पॉलीसेकेराइड का ही है, ठीक है। एक है अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन। अब जो सेल्यूलोज होता है इज कंपोज्ड ऑफ ओनली बीटा ग्लूकोज। सेल्यूलोज में सिर्फ बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो होते हैं दे आर लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि जो सेल्यूलोज है इसमें सिर्फ लिंकेज कौन सी है, 1,4 है, और अगर 1,4 लिंकेज है तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर लीनियर है। अब एक बात जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखी है वो लिखा है कि 2000 ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन टू गिव अ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, यानी एक सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल को बनाने में कम से कम 2000 ग्लूकोज के यूनिट्स को आपस में कंबाइन होना पड़ेगा थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक। तो चलते हैं, अब आते हैं आखिरी पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जो इंपॉर्टेंस यहाँ पर मेरे 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखी हैं, नॉट इन डिटेल, पर एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो बेहतर रहेगा। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। एक तो बात याद रखनी है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम खा रहे हैं, नाउ दिस विल गिव यू द 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। और आप जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं खास तौर पे उन सबको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, बोथ गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 ग्राम अगर हम लिपिड खा रहे हों, ठीक है, फैट खा रहे हों, तो दैट विल गिव मोर देन डबल, अबाउट 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये बात हम लिपिड के टॉपिक में आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी टू द लिविंग बीइंग, ये जो लिविंग बींग्स हैं उनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज द राइबोज शुगर, एंड राइबोज शुगर इज कॉल्ड पेंटोज बिकॉज इट कंटेन्स 5 कार्बन, ठीक है, एंड मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट
mainly constituent of RNA and DNA. यानी DNA और RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोज जो वर्ड है यहाँ पर आप क्लियर हो गया होगा कि राइबोज शुगर होती है इन दोनों के अंदर, DNA और RNA न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और आप सब जानते हैं कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको बेहतर पता होगा कि RNA और DNA की फंक्शनलिटी क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर RNA और DNA को डिस्कस नहीं करने जा रहे डिटेल में। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसके बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखो कि स्टोर्ड इन द लिविंग बॉडी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ग्लाइकोजन, एंड यूटिलाइज ड्यूरिंग द फास्टिंग। जब बॉडी को खाना सप्लाई ना हो रहा हो तो ऐसी सूरत में बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो होता है वो हाइड्रोलाइज होता है और बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। जबकि सेल्यूलोज जो है वो आप जानते हैं, इट आल्सो गिव द सपोर्ट टू द प्लांट सेल, ठीक है। सेल्यूलोज जो है ये प्लांट सेल को क्या करता है, सपोर्ट भी करता है। और गालबन आप जानते होंगे कि एनिमल जो होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, बिकॉज देयर बॉडी कैन सीक्रेट द एंजाइम सेल्यूलोज। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज बिकॉज हमारी बॉडी जो होती है वो सेल्यूलोज एंजाइम सीक्रेट नहीं करती, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। अगर कोई भी इसमें कमी पेशी है तो आई होप आप सब मुझे इन्फॉर्म करेंगे। होपफुली जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा रिगार्डिंग टू दी अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन, उसमें जो भी कमी पेशी इस लेक्चर में रही है वो उसमें पूरी की जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।